नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का टनल क्लासेस बी इनफानाइट पर। मेरा नाम है अंकित पांडे और आज हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी की अपनी सीरीज में क्लास 6 की जो न्यू एनसीईआरटी है साइंस की, उसका चैप्टर नंबर 9। ओके, तो ये चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर नंबर 8 तक के सारी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। कॉम्पिटिशन की तैयारी जो एग्ज़ाम कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए मैं आपको बता दूँ कि जो ओल्ड एनसीईआरटी है, जो न्यू एनसीईआरटी है, दोनों सिलेबस कवर कर रहा हूँ मैं, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और जो छोटे बच्चे जो क्लास 6 में हैं, उनके लिए जो अभी न्यू एनसीईआरटी चल रही है, वो आप न्यू एनसीईआरटी ही फॉलो करेंगे, ओके? चलिए, तो आज जो चैप्टर मैं करने वाला हूँ, वो है चैप्टर नंबर 9। नाम है इसका मेथड्स ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ, ठीक? सेम यही चैप्टर क्लास 6 की जो ओल्ड एनसीईआरटी है वही मैंने कवर किया था, है ना? मेथड्स ऑफ सेपरेशन या सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस करके वो चैप्टर है ओल्ड एनसीईआरटी में। तो जैसा उसमें है वैसा ही इसमें है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। पर क्योंकि मुझे कवर कराना है तो ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी में भी बच्चे पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की और सबसे पहले हमारा सवाल आता है कि क्यों हमको ज़रूरत पड़ती है चीज़ों को अलग करने की? छोटे बच्चे ज़रा ध्यान देना। सबसे पहले अगर कोई सवाल पूछेगा तो पूछेगा कि भाई बताओ कि चीज़ों को अगर चीज़ें मिक्स हैं तो उन्हें अलग करने की ज़रूरत क्यों होती है? ठीक है? तो जैसे मान लो कि चावल है तो चावल में से जो कंकड़ है वो क्यों अलग करना है ना? मम्मी लोगों को आपने देखा होगा निकालते हुए। इसके अलावा मिल्क आपने गाँव में अगर देखा है तो गाँव में दूध से जो मक्खन निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, है ना? इसके अलावा जब चाय बनती है तो चाय में जो चाय छानते हैं, है ना? छन्नी से, वो क्यों करते हैं? तो ये सब देखो ये अलग करना क्योंकि अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो कई सारी चीज़ें यूज़फुल हैं, है ना? कुछ चीज़ें बेकार हैं, उनको अलग करके फेंका जा रहा है। तो पर्पस उसको हम कहते हैं पर्पस। किस पर्पस से हम उद्देश्य क्या है हमारा जिसके लिए हम उसको अलग कर रहे हैं। तो पहले तो 2 अलग-अलग चीज़ों को अलग करना पर दोनों अलग-अलग चीज़ें ज़रूरी हैं, है ना? इसलिए हम उनको अलग कर रहे हैं ताकि दोनों को अलग किया जैसे मिल्क और बटर, समझ आया? मिल्क भी ज़रूरी है और बटर भी ज़रूरी है, दोनों काम की हैं पर दोनों एक साथ मिली हुई हैं, उनको अलग करना। इसके अलावा 2 नॉन यूज़फुल चीज़ें, है ना? जैसे 2 अब एकदम 2 किसी काम की चीज़ें नहीं है, है ना? जैसे कभी मान लो कि बालू से का हमको किसी चीज़ का एकदम काम नहीं है, ठीक है? अभी बालू और सीमेंट का काम नहीं है, पर बालू सीमेंट मिल गया, अब उनको अलग करना है, ठीक है? तो काम नहीं है पर हम उनको अलग कर रहे हैं, जैसे कचरा, कचरे में से गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, कचरे का काम हमको नहीं है, पर गीला कचरा और सूखा कचरा अलग करके उसको अलग करना है ना? कूड़ा। इसके अलावा अ, टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट्स तो हमको कोई एक चीज़ जो है वो नुकसानदायक है, उनमें से कोई एक चीज़ हटानी है। जैसे जैसे चाय पत्ती में से जो चाय की पत्ती है जो वो जो छोटे-छोटे दाने होते हैं उसको हटाना है ना? बाकी चाय तो हमें पीनी है। ऐसे ही चावल में से कंकड़-पत्थर हटाना है पर चावल तो चाहिए ना हमको। तो एक जो हार्मफुल चीज़ है जो जो कंकड़-पत्थर है उसको हटाना है, तो ये इस पर्पज़ के लिए भी तो या तो दोनों चीज़ें ज़रूरी हो सकती हैं, तो उसके लिए हमको ज़रूरी है, या तो एक चीज़ ज़रूरी हो सकती है या तो दोनों ही ज़रूरी नहीं हो सकती हैं। पर्पज़ हमारा ये होता है कि इसलिए हम अलग करते हैं, है ना? अब जो चीज़ हम अलग कर चुके हैं, व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट्स जो हम अलग कर चुके हैं उसका हम क्या कर सकते हैं? तो पहला चीज़ तो जो भी सॉलिड कंपोनेंट्स है उसको हम फेंक दें, पहला। दूसरा कि जो इम्प्योरिटी निकलती है उसको हम फेंक दें, है ना? जैसे कंकड़-पत्थर, अब ये निकला तो फेंक देंगे, है ना? इसके अलावा या तो हो सकता है कि हम दोनों चीज़ों को यूज़ कर लें, जैसे दूध और बटर, तो इसमें हम दोनों चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, ठीक? The substances to be separated may be particles of different sizes or materials. This may be any three states of matter: solid, liquid और gas. ओके? जो भी सब्सटेंस हम निकालते हैं, है ना? जो भी सब्सटेंस हम निकालते हैं, वो अलग-अलग साइज़ के, अलग-अलग मटेरियल्स के हो सकते हैं। अब उनमें से हर किसी का स्टेट भी इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है।
या तो सॉलिड हो सकता है, या लिक्विड हो सकता है, या गैस हो सकता है, तीनों हो सकते हैं, है ना? कैसे अलग करना है। अब वही हमको बार-बार सीखना है कि कैसे अलग करने हैं। अब चाहे ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, चाहे वो आप न्यू वाली एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, दोनों में सेम ही चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का राइट लिखने का तरीका बस बदला हुआ है, पर कोई फ़र्क नहीं है। इसलिए मैंने जो स्लाइड्स अगर आप ये स्लाइड्स देख रहे हो ना, जो पीपीटी देख रहे हो, यही पीपीटी मैंने ओल्ड एनसीईआरटी के लिए भी यूज़ की थी, यही पीपीटी मैंने न्यू एनसीईआरटी के लिए भी यूज़ की थी, है ना? कर रहा हूँ मैं, ओके? तो अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी नहीं पढ़े हो ना, तो आप यही स्लाइड पढ़ लो, आपका ओल्ड एनसीईआरटी कवर हो जाएगा। और अगर आप न्यू एन ओल्ड एनसीईआरटी पढ़े हुए हो, न्यू एनसीईआरटी नहीं पढ़े हुए तो भी आपका कवर हो जाएगा क्योंकि दोनों चीज़ें सेम है ना? ये चैप्टर में ज़्यादा बदलाव नहीं है, ठीक? मेथड्स ऑफ सेपरेशन कैसे अलग करते हैं? पहला हैंड पिकिंग ये हाथ से बीनने वाला, है ना? अब ये बकवास लिखा हुआ है सब कुछ पर वो कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है? हैंड पिकिंग का मतलब सीधा-सीधा मतलब होता है हाथ से किसी चीज़ को अलग करना, है ना? तो पीस ऑफ डर्ट, स्टोन, हस्क फ्रॉम व्हीट, राइस, पल्सेस ये जो चीज़ें हैं, इनको हम जब अलग करते हैं तो हाथ से निकाल के इसको हम कहते हैं हैंड पिकिंग, ठीक? फिर आता है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होता है? तो द स प्रोसेस दैट इज़ यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टार्क, है ना? जो फसल होती है उसमें से भूसी को अलग करना, भूसा बोलते हैं उसको गाँव में। शहरों में भी भूसा ही बोलते हैं उसको। तो भूसा जो होता है, चारा जो होता है, उसको अलग करना, गाय का चारा अलग करना और अनाज अलग करना, उसको हम कहते हैं थ्रेसिंग। अब थ्रेसिंग 2 तरीके से भी कर सकते हैं, चाहे एक मैकेनिकल वे होता है ना? एक हमारा ट्रेडिशनल वे होता है। तो अगर हम बीट करके, है ना? पीट-पीट के जैसे ये कर रहा है, तो पीट-पीट के धान-वान की अगर आपने गाँव में खेती देखी है, तो वो पीट-पीट के उसको अलग करते हैं। तो अगर मैं पीट-पीट के उसको अलग कर रहा हूँ, तो उसको हम ये वाला तरीका ट्रेडिशनल तरीका होता है हमारा। इसके अलावा मशीन्स, है ना? इसके अलावा बैल मशीन्स मशीन्स तो हमारे पास ट्रैक्टर वगैरह है, उससे थ्रेशिंग होती है और कभी-कभी बैल भी इसको करते हैं। ओके? चलिए, तो हैंड पिकिंग पहला है जिसमें हाथ से बीन के चीज़ें फेंकी जाती हैं। थ्रेशिंग में पीट के चाहे ट्रैक्टर से ये सब चीज़ों से अलग किया जाता है। याद रखना ये सीधा क्वेश्चन आता है कि कौन-सा मेथड यूज़ किया जाता है टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टार्क। तो याद रखना थ्रेशिंग, ठीक है? इसके बाद आता है विनोइंग। विनोइंग में क्या है कि हवा देके उड़ाने वाला, ठीक है? अब इसमें क्या होता है? इसमें होता ये है कि ऑलरेडी जो चीज़ निकली हुई है उसमें भी कुछ अगर मान लो कि हल्की-फुल्की दिक्कत है ना? कुछ चीज़ें मिली हुई हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो कि नुकसानदायक हैं। तो हम क्या करते हैं उसको जिस डायरेक्शन में हवा होती है ना, ये जिस डायरेक्शन में हवा होती है उसी डायरेक्शन में हम थोड़ा-सा ऊँचे खड़े हो जाते हैं या ऐसे भी खड़े हो जाते हो, मगर तेज़ हवा है तो। थोड़ा ऊपर इसलिए ये खड़ी हुई हैं क्योंकि इनकी हाइट कम है ना? नहीं, ये ऊपर इसलिए खड़ी हुई हैं क्योंकि ऊपर थोड़ा-सी हवा ज़्यादा रहती है, ठीक है? तो ऊपर जब ऐसे बहेगी ना, तो ये क्या होगा कि ये जल्दी से हस्क बनेगा और ये इनकी ऊँचाई तक पहुँचेगा नहीं। तो पहला तो ये कि इसमें जो ऐसे को गिराएँगे हवा के डायरेक्शन में, जो हल्के पार्टिकल्स होंगे वो दूर जाके गिरेंगे, है ना? और जो भारी पार्टिकल होंगे, जो अनाज के दाने होंगे वो पास जाके गिरेंगे, ठीक है? तो ये इसका मेथड है। विनोइंग इज़ यूज्ड टू सेपरेट हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। तो जो हल्के होंगे, हेवियर मतलब भारी और लाइटर मतलब हल्के। तो हल्के वाले दूर जाके गिरेंगे और भारी वाले पास, ठीक है? इस तरह से हम इसको अलग कर सकते हैं। समझ आया? ये विनोइंग है। दिस मेथड इज़ कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल फ्रॉम हेवियर सीड्स ऑफ ग्रेन। ये मैंने जैसा आपको आपको मैंने बताया वो उसी तरीके से है। अब हस्क क्या हुआ? हस्क का क्या करते हैं? तो हस्क इज़ यूज्ड फॉर मेनी पर्पसेस जस्ट सच एज़ फॉडर फॉर द कैटल्स। जानवरों के लिए चारे की तरह यूज़ इस्तेमाल कर लेते हैं इसको, ठीक है? फिर आता है सीविंग। अब इसको सीविंग इतना तगड़ा लग रहा है नाम, पर ये है इसको छन्नी से छानना, ठीक है? चाहे इसको कह लो, चाहे इसको कह लो। घर बनाने में अगर देखोगे तो बालू-वालू डालते हैं ये और आटा तो डेली आपने देखा होगा, ठीक? इसको सीविंग कहते हैं, ठीक? तो सीविंग में क्या होता है? सीविंग में बड़े पार्टिकल्स ऊपर रुक जाएँगे और छोटे पार्टिकल्स नीचे चले जाएँगे। सॉरी। सीविंग में
बड़े पार्टिकल्स ऊपर रह जाएँगे और छोटे पार्टिकल्स नीचे चले जाएँगे। ये है हमारा सीविंग। 4 मेथड आप पढ़ चुके हैं, है ना? हैंड पिकिंग, हाथ से निकालना, थ्रेसिंग, मशीन से चाहे पीट-पीट के उसको अलग करना, विनोइंग, लाइटर पार्टिकल्स दूर जाके गिरेंगे और भारी पार्टिकल्स जो होंगे वो पास गिर जाएँगे, है ना? सीविंग, छन्नी से छानना, है ना? इसके बाद हमारा आता है सेडिमेंटेशन और डिकैंटेशन। देखो, याद रखो सेडिमेंटेशन और डिकैंटेशन दोनों साथ में होता है। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है बस चीज़ों को बैठ जाना, ठीक? मान लो बालू पानी है और बालू पानी में ये बालू जाके नीचे बैठ गया, इसको कहेंगे सेडिमेंटेशन। डिकैंटेशन में क्या होगा? डिकैंटेशन में जो नीचे नीचे पानी बैठा होगा, ऊपर वाला पानी से बस अलग कर लेंगे साफ-साफ, ठीक है? बाकी नीचे वाला छोड़ देंगे। आया समझ में? तो सेडिमेंटेशन और डिकैंटेशन ये दोनों साथ में होते हैं, ओके? फिर आता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन भी जैसे छन्नी होती है ना, उसी वही वाला काम होता है फिल्ट्रेशन का भी, ठीक? फिल्ट्रेशन में क्या होता है? फिल्ट्रेशन में ये होता है कि जो भी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, उनको लिक्विड या गैस से अलग किया जाता है। किससे? तो एक फ़िल्टर पेपर जैसी चीज़ या फ़िल्टर मीडियम कुछ भी हो सकता है, उससे अलग करके, है ना? ऐसे इस तरह से। उसमें क्या होगा कि बड़ी वाली जो चीज़ होगी, है ना? जो सॉलिड के पार्टिकल होंगे वो ऊपर रुक जाएँगे और लिक्विड वाले जो पार्टिकल होंगे वो सारे नीचे चले जाएँगे। पूरा का पूरा लिक्विड नीचे चला जाएगा और सॉलिड जो होगा वो ऊपर हो जाएगा। इसके बाद हमारा है इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या होता है? तो इवापोरेशन होता है भैया जब पानी जो होता है, जब कोई भी लिक्विड होता है ना? ध्यान से, जब कोई लिक्विड होता है जो, वो जब गैस में चेंज हो जाए, वेपर में चेंज हो जाए, तो जब लिक्विड वेपर में चेंज हो जाए और किसी भी टेम्परेचर पे चेंज हो जाए, है ना? याद रखना, बॉइलिंग और इवापोरेशन में यही फ़र्क होता है कि बॉइलिंग जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट पे पहुँचने के बाद होता है ना? जैसे जो बॉइलिंग होता है, बॉइलिंग के लिए बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँचना ज़रूरी होता है ना? पर इवापोरेशन के लिए बॉइलिंग पॉइंट ज़रूरी नहीं होता, है ना? ये पहले भी होता रहता है। तो रूम टेम्परेचर पे भी हल्की-सी गर्मी के साथ-साथ अगर इवापोरेशन हो रहा है, इसका मतलब पानी हवा में जा रहा है, उसको हम कहेंगे इवापोरेशन। द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन टेक्स प्लेस कंटीन्यूअसली वेयरएवर वाटर इज़ प्रेजेंट। कहीं भी अगर पानी प्रेज़ेंट है, उसको हल्की-सी भी गर्मी मिलेगी, तो वो ऊपर जाएगा, ठीक है? अब क्या है कि जैसे आपने समुद्र में देखा बादल बनते हुए देखा, तो बादल कहाँ से बनते हैं? नदियों, समुद्र में से जो पानी ऐसे हल्का-फुल्का जो रहता है, वो सतह पे ऊपर, है ना? याद रखना, नीचे से पानी नहीं जाता, ऊपर क्योंकि इतनी गर्मी वो ऊपर जितना गर्म हो पाते हैं पार्टिकल्स, वो सब निकल-निकल के जाते हैं। तो एकदम सरफेस वाले जो पार्टिकल्स होते हैं, वो गर्म होके उड़ते हैं और वो जाके बादल बनाते हैं, नीचे नहीं जाते, ठीक है? अब हमको पढ़ना है कि सॉल्ट कहाँ से आता है, नमक कहाँ से आता है? तो देखो, ये सब जो भी लिखा हुआ है वो मैं पढ़ देता हूँ। सी वाटर कंटेन्स मेनी साल्ट्स मिक्स्ड इन इट, है ना? कई तरह के सॉल्ट्स हमारे अ, समुद्र में पड़े होते हैं। वन ऑफ दीज़ साल्ट्स इज़ द कॉमन साल्ट, है ना? कॉमन साल्ट का फ़ॉर्मूला होता है NaCl, है ना? जिसको हम टेबल साल्ट भी कहते हैं, जो खाने में इस्तेमाल होता है, ठीक है? तो कई तरह के सॉल्ट्स हमारे ऑलरेडी समुद्र में मिलते हैं। उनमें से एक सॉल्ट होता है कॉमन सॉल्ट, जिसे को हम खाने में यूज़ करते हैं। When sea water is allowed to stand in a shallow pits, water gets heated by sunlight and slowly turns into water vapor. क्या करते हैं? ये छोटे-छोटे गड्ढे बनाते हैं ये। फिर छोटे-छोटे बड्ढे गड्ढों को जब ये समुद्र की लहरें आती हैं, तो इनमें पानी इकट्ठा हो जाता है और वापस चला जाता है पानी। कुछ देर बाद क्या होता है कि अब मैंने कहा कि ये ऊपर से उड़ता है, धीरे-धीरे ये पानी जो होगा इसमें उड़ जाएगा, है ना? और क्या होगा? जैसे ही उड़ जाएगा इवापोरेशन की वजह से ये पानी इन अ फ्यू डेज़ द वाटर इवापोरेट्स कंप्लीटली, कुछ दिन में पानी ये पूरी तरीके से उड़ जाएगा और नीचे केवल कॉमन जो सॉलिड सॉल्ट होगा NaCl, है ना? या और भी सॉल्ट होंगे, वो सब बचेंगे। बाद में इसको प्यूरिफिकेशन करके इसका उसमें से कॉमन सॉल्ट को बाहर निकाल लिया जाता है। आया समझ में नमक कैसे बनेगा? गड्ढे में ये पानी इकट्ठा कर लेंगे, कुछ दिन बाद इवापोरेशन की वजह से ये पानी ऊपर से हल्का-हल्का उड़ जाएगा। जब सारा पानी इसमें से उड़ जाएगा तो इसमें केवल सॉल्ट बचेंगे। इन सारे सॉल्ट्स में से NaCl को प्यूरिफाई यानी कि साफ करके निकाल लिया जाएगा। अगला जो मेथड है वो है कंडेंसेशन।
अब एक तरफ से आपने पढ़ा कि ये देखो, ये लिक्विड जो है वो गैस में बदल रहा है। क्यों? क्योंकि इसको नीचे से मिली है हीट, ठीक है? इसको नीचे से क्या मिला है? इसको नीचे से मिला है हीट, है ना? जैसे ही हीट मिला, इसको हल्का-सा हीट मिला, अब देखो यहाँ से बॉइलिंग होता है क्योंकि नीचे वाले पार्टिकल्स उड़-उड़ के आते हैं। ये इवेपोरेशन वाला नहीं होता, ठीक? सॉरी। तो ये इवेपोरेशन नीचे से नहीं होता, है ना? ये बॉइलिंग होता है। इवेपोरेशन क्या होता है? ऐसे पानी बिखरा हुआ है, बस ऊपर-ऊपर से हल्का-सा उड़ा जाएगा, है ना? और जैसे ऊपर वाला एक लेयर खत्म हो जाएगी, फिर नीचे वाला उसके लेयर का थ्रू होगा। आया समझ में? बॉइलिंग किया, फिर भी इवेपोरेट होके ऊपर गया, गैस बन गया। गैस बनने के बाद आप अगर यहाँ ध्यान से देखेंगे, पैन के ऊपर ये जो चीज़ रखी हुई है ना, ये बर्फ है, ठीक है? बच्चों, ये बर्फ है। बर्फ की वजह से क्या होगा कि ये सारा पानी जो है, इसको अगर पानी को गर्म किया तो गैस बना, पानी को ठंडा करेंगे तो वापस से पानी बनेगा ना। तो पानी को वापस से ठंडा किया हमने और ये पानी बन गया। तो जब जो गैस है, यहाँ ध्यान से सुनना, यहाँ गैस था, गैस से वापस चेंज हुआ किसमें? लिक्विड में। यहाँ क्या था? यहाँ लिक्विड था और चेंज हुआ गैस में। तो जब लिक्विड से गैस में चेंज होगा तो उसको हम कहेंगे इवापोरेशन या बॉइलिंग। और जब गैस से लिक्विड में चेंज होगा, ध्यान से सुना, जब गैस से लिक्विड में चेंज होगा उसको हम कहेंगे कंडेंसेशन, ठीक है? उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे कंडेंसेशन। तो एक तरफ तुम्हारा है इवापोरेशन, यानी कि लिक्विड से चीज गैस में चेंज हो रही है। एक तरफ है तुम्हारा कंडेंसेशन, यानी कि गैस से लिक्विड में चेंज हो रहा है। अब ध्यान से सुनो, अगर कोई दो चीजें मिक्स होती है ना, तो उसको हम कहते हैं सॉल्यूशन, ठीक है? पर सॉल्यूशन भी कई तरीके के होते हैं। आगे जाके आप पढ़ेंगे सॉल्यूशन। एक ट्रू सॉल्यूशन होता है, ठीक है? ठीक। एक ट्रू सॉल्यूशन होता है, एक होता है सस्पेंशन, एक होता है कोलाइडल। लेकिन अभी तुमको ये नहीं पढ़ना है ना? अभी तुमको यहाँ ध्यान दो। सॉल्यूशन क्या होता है? तो सॉल्यूशन जब भी बात करिए, ये समझ लेना तुमसे ट्रू सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहा है। सस्पेंशन कोलाइडल अभी बात नहीं कर रहा है। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होता है कि यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है। यूनिफॉर्म मिक्सचर का मतलब हर जगह सेम तरीके से मिला होगा चीज, है ना? जैसे जैसे चीनी शरबत, जैसे चीनी का शरबत में अगर आप यहाँ टेस्ट करो, 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 कहीं भी जगह टेस्ट करो, अगर जितना चीनी डालोगे वो पूरा चीनी सब जगह फैल जाएगा, है ना? और हर जगह आपको सेम टेस्ट आएगा। जैसे चाय, चाय में हर जगह आपको सेम टेस्ट आएगा, है ना? इसका मतलब है वो यूनिफॉर्मली हर जगह सेम तरीके से मिक्स हुआ है, उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म मिक्सचर, है ना? तो ऐसा कोई ऐसा सॉल्यूशन जो कि यूनिफॉर्मली तरीके से मिक्स हुआ, उसको हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। तो यहाँ जब सॉल्यूशन लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ट्रू सॉल्यूशन है। तो जो सॉल्यूशन होता है वो यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है किसका? दो या दो से ज्यादा चीजों का, है ना? एंड यू कैन नॉट सी द सेपरेट पार्ट्स, है ना? सॉल्यूशन में तुम कभी भी चीजें अलग अलग नहीं देख सकते हो। जैसे जैसे शरबत, शरबत में तुम चीनी पानी अलग अलग नहीं देखते हो, चीनी घुल गया तो घुल गया, ठीक है? ऐसे ही चाय पत्ती, चाय, चाय में चीनी और चाय, है ना? चाय पत्ती का जो स्वाद होता है, उसको चाय पत्ती का स्वाद तुमको दिखता थोड़ी है, समझ आया? तो चीनी और चाय, ऐसे सॉल्ट और वाटर, तो सॉल्ट का सॉल्यूशन, नमक भी पूरा घुल जाता है। अब ध्यान से सुनो, एक जो सॉल्यूशन बनता है ना, उसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है? ऐसी चीज जो कम मात्रा में है, ठीक? ऐसी चीज जो कम मात्रा में है और जिसको मिलाया गया है, जैसे जैसे शरबत में चीनी, है ना? जैसे पानी में नमक, जैसे चाय में चाय पत्ती और चीनी। तो ये क्या है? ये सॉल्यूट है। जो चीज घोली जाती है ना, द सब्सटेंस दैट गेट डिजॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन, उसको हम कहते हैं सॉल्यूट। और सॉल्यूट हमेशा यूजुअली प्रेजेंट इन
लेस अमाउंट, कम मात्रा में प्रेजेंट होता है। जैसे सॉल्ट और वाटर में जो सॉल्ट है वो सोल्यूट है, शुगर वाटर सॉल्यूशन यानी कि शरबत में शुगर जो है वो सोल्यूट है, चाय में चाय पत्ती और चीनी जो है वो सोल्यूट है। फिर आता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट ऐसी चीज जिसमें घोला गया हो, जैसे पानी। सॉल्ट और वाटर में वाटर, वाटर जो है वो सॉल्वेंट है। चीनी और पानी में पानी जो है वो सॉल्वेंट है ना। द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व द सोल्यूट, जिसमें सोल्यूट को मिलाया जाए वो होता है सॉल्वेंट, है ना। और ये यूजुअली जो होगा वो लार्जर अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा। तो एस ट्रू सोल्यूशन किसको बोलेंगे? वो सोल्यूशन जो कि यूनिफॉर्मली तरीके से मिक्स हो, जिसमें हर जगह सोल्यूट एक तरीके से एक जैसा घुला हुआ हो। अगर नमक पानी है तो हर जगह से नमक का टेस्ट सेम आ रहा है, चीनी का टेस्ट सेम आ रहा है। जो चीज घोली जाती है, जैसे नमक हो या पानी हो या चाय पत्ती हो या कुछ भी हो, जो कलर हो, तो ये सब क्या होते हैं? सॉल्यूट होते हैं। और जिसमें घोला जाता है ना, उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट। आया समझ में क्या? अगर इतना आया है तो एक होता है सेचुरेटेड सॉल्यूशन, एक होता है अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो ध्यान से, जैसे मैंने कहा किया कि ये चीनी और पानी का ग्लास लिया, इसमें अच्छा इसने नमक लिया है, ठीक है, तो चीनी भी ले सकते हो यहाँ पे। तो मान लो ये नमक डालना शुरू किया इसने और घोलना शुरू किया। कुछ समय घुला 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 घुला, एक समय ऐसा आएगा बच्चे कि ये घुलना बंद हो जाएगा और नीचे जाके बैठना शुरू कर देगा। तो ये नीचे जब बैठना शुरू करता है ना, उसके ठीक पहले जब ये घुलना बंद कर दे, अपने लास्ट स्टेज पर हो, ठीक है। जैसे मान लो कि ये 2 किलो यहाँ पे सॉल्ट है, ठीक है। अब इसने क्या किया कि इसने मिलाना शुरू किया। जैसे ही 1.5 केजी पर पहुंचा, है ना, 1.5 केजी पर पहुंचा, अब ये क्या कर रहा है कि घुलना बंद हो गया और नीचे बैठना शुरू हो गया। तो 1.5 केजी पर पहुंचने के बाद ये क्या है? ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अभी सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब ये ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अब ज्यादा सॉल्यूट नहीं मिला सकते, और सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन डिसॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर, है ना। ये क्यों लिखा है इसके बारे में भी मैं बताता हूँ, पहले समझो। कि जैसे ही 1.5 किलो नमक के बाद अब इसने घुलना बंद कर दिया इसके अंदर, उसको हम कहेंगे सेचुरेटेड सॉल्यूशन। जब तक घुलता रहेगा तब तक अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन रहेगा, सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन स्टिल बी डिसॉल्व, है ना। अगर ज्यादा सॉल्यूट इसमें मिला सकते हो, अगर 1.5 किलो के बाद भी इसमें मिला रहे हो, 2 किलो 3 किलो 4 किलो मिलता जा रहा है, तो उसको हम कहेंगे अनसेचुरेटेड। लेकिन अगर मिलना बंद हो गया और नीचे जाके बैठना शुरू किया, तो उसको बोलेंगे सेचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? सेचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ आया क्या? ठीक है। अगर समझ में आया तो इसने बोला है गिवन टेम्परेचर। गिवन टेम्परेचर क्यों? कि जैसे मान लो कि 25 डिग्री सेल्सियस पे रूम टेम्परेचर, या 25 डिग्री से 27 डिग्री टेम्परेचर पे तुमने इसको गर्म कर मतलब डालना शुरू किया। 25 डिग्री सेल्सियस पे 1.5 किलो पे जाने के बाद ये रुक गया, तो सेचुरेटेड हो गया, है ना। अब क्या करो तुम, हल्का सा हीट करो इस पानी को। हीट करके अगर 70 डिग्री सेल्सियस पे लेके गए, तो क्या होगा? इसके पार्टिकल्स जो होंगे पानी के अंदर, वो दूर दूर भागेंगे काइनेटिक एनर्जी के वजह से। उनके पास जो भी मोशन होता है ना, जब भी गति होती है, याद रखो, जब ये पार्टिकल है इसके अंदर जब भी मोशन होगा, ठीक है, मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी आएगी। काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये तेज तेज भागना शुरू करेंगे। जब तेज तेज भागना शुरू करेंगे तो इनके बीच में जगह बनेगी, और इन्हीं जगहों के बीच में जाके नमक या पानी घुलता है। तो अगर 1.5 किलो मिल रहा था, तो अब 70 डिग्री सेल्सियस पे इनके बीच में, इनके आगे पीछे भागने की वजह से जल्दी जल्दी थोड़ा सा जगह और बनेगा। सॉरी, थोड़ा सा जगह और बनेगा। जब जगह बनेगा तो ये 1.5 किलो की जगह हो सकता है 2 किलो घुल जाए, है ना, या 3 किलो घुल जाए। तो जब टेम्परेचर तुम बढ़ाते हो ना, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। ध्यान से सुनना, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ती है, ठीक है।
जैसे ही टेम्परेचर 25 से 70 पहुँचा, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी कि और चीज़ें तुम इसमें मिक्स कर सकते हो। इसीलिए इसने यहाँ पे गिवन टेम्परेचर बोला है। एक फिक्स टेम्परेचर पे, यानी कि अगर मैं 70 डिग्री सेल्सियस पे भी अगर मैं बात करूँ, मान लो कि 3 किलो चीनी घुल गया, है ना? 3 किलो चीज़ घुल गया। अब 3 किलो के बाद 70 डिग्री सेल्सियस पे इससे ज़्यादा नहीं घुल रहा है। तो हम कहेंगे कि 70 डिग्री सेल्सियस पे 3 किलो चीनी के साथ ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। समझ आया? सत 70 डिग्री सेल्सियस पे 3 किलो केजी के साथ ये 3 किलो चीनी के साथ ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। 25 डिग्री सेल्सियस पर 1.5 किलो चीनी के साथ ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। एक फिक्स टेम्परेचर पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट, ध्यान से सुनना मेरी बात, एक फिक्स टेम्परेचर पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट तुम किसी सॉल्वेंट में मिक्स कर सकते हो, है ना? जब तक कि वो घुलना बंद ना कर दे, उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अगर घुलता रहा, तो वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। आया समझ में? ओके। तो यहाँ पे तुम्हारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। जितनी ज़रूरी चीज़ें थी, तुमने यहाँ पे पढ़ लिया है। क्या-क्या पढ़ा है, एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूँ। पहले हमने देखा कि पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, चीज़ों को अलग क्यों किया जा सकता है, और जो चीज़ें हम अलग करते हैं, उनका हम क्या करते हैं। फिर तुमने पढ़ा हैंड पिकिंग, जिसमें हाथ से निकाला जाता है। फिर पढ़ा थ्रेसिंग, जिसमें पीट-पीट कर या मशीन से निकाला जाता है। फिर विनोविंग, जिसमें हवा के डायरेक्शन के हिसाब से हम चीज़ों को अलग करते हैं, है ना? जैसे ये भूसा और चारा। फिर आता है सीविंग, जिसमें छन्नी से छान लिया जाता है ना? बड़े पार्टिकल्स ऊपर और छोटे पार्टिकल्स नीचे। फिर तुमने पढ़ा सेडिमेंटेशन और डिकन्टेशन। सेडिमेंटेशन में चीज़ें नीचे बैठ जाती हैं, डिकन्टेशन में साफ चीज़ें अलग कर ली जाती हैं और सेडिमेंट्स को अलग कर दिया जाता है। जो चीज़ें नीचे बैठती हैं, उन्हीं को सेडिमेंट्स कहते हैं, याद रखना। ठीक है? सेडिमेंट क्या होता है? सेडिमेंट नीचे बैठने वाला जो चीज़ होता है ना, ये, इसको कहते हैं सेडिमेंट्स। फिर आता है फ़िल्ट्रेशन। फ़िल्ट्रेशन में क्या होता है कि किसी भी सॉलिड पार्टिकल्स को लिक्विड से अलग किया जाता है। जैसे बालू पानी मिक्स है, तो ये फ़िल्टर पेपर की वजह से बालू जो हो जाएगा, वो ऊपर फ़िल्टर पेपर में फँसा रह जाएगा और पानी जो होगा वो नीचे इसमें इकट्ठा हो जाएगा। इसको कहते हैं फ़िल्टरेशन। फिर आता है इवापोरेशन। इवापोरेशन में बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट की ज़रूरत बॉइलिंग में होती है, इवापोरेशन में नहीं। किसी भी टेम्परेचर पे जब भी पानी जहाँ भी होता है, उसके सरफेस के ऊपर से पानी धीरे-धीरे उड़ता हुआ आसमान में जाता है ना? तो जब किसी भी टेम्परेचर पर पानी वेपर में बदलने लगे, कोई भी लिक्विड वेपर में बदलने लगे, उसे हम कहते हैं इवापोरेशन, ठीक है? इवापोरेशन कंटीन्यूअसली होता है जहाँ भी पानी प्रेज़ेंट होगा। इसी के माध्यम से हम सॉल्ट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? पानी को गड्ढे में इकट्ठा करते हैं, धीरे-धीरे पानी सूख जाता है, फिर सॉल्ट सारे मिलते हैं अंदर। उन सॉल्ट को प्यूरिफाई कर दिया जाता है और कॉमन सॉल्ट निकाल लिया जाता है। कॉमन सॉल्ट का फ़ॉर्मूला NaCl, इसको हम सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं। अगला कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या था कि इवेपोरेशन में लिक्विड से गैस में चेंज होता है, वापस से हम थोड़ा-सा उसको ठंडा करके गैस से लिक्विड में चेंज करते हैं। तो जब कोई चीज़ गैस से लिक्विड में चेंज होती है, उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। आया समझ में? ओके। अगर इतना समझ में आया, तो अब हम चलते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन में क्या होता है? ट्रू सॉल्यूशन उसको कहते हैं जिसमें चीज़ें यूनिफ़ॉर्म तरीके से मिक्स होती हैं। यूनिफ़ॉर्म मतलब यूनिफ़ॉर्म मतलब ऐसी ऐसे इस तरह का मिक्सचर जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स दिख नहीं रहे हों, है ना? अलग-अलग नहीं दिख रहे हों। जैसे ये अभी अलग दिख रहा है, ये अभी अलग दिख रहा है कलर, पर जब ये दोनों मिक्स हो गए, तो इसमें ना पानी दिख रहा है, ना कलर दिख रहा है, दोनों एक साथ मिले हुए दिख रहे हैं, है ना? और हर जगह कलर देखो बिखरा हुआ है सेम तरीके से। इसको हम कहते हैं बच्चे ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन में जो चीज़ घोली जाती है उसको सॉल्यूट बोलते हैं। जैसे कलर को हम सॉल्यूट बोलते हैं, नमक को हम सॉल्यूट बोलते हैं, चीनी को हम सॉल्यूट बोलते हैं, और जिसमें घोली जाती है वो सॉल्वेंट होता है। जैसे यहाँ पे ये पानी है ना, पानी जो है वो सॉल्वेंट होगा, ठीक है? फिर आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको मैंने बहुत टाइम लेके समझाया है ना? कि किसी भी एक फिक्स टेम्परेचर पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट तुम किसी सॉल्वेंट में मिला सकते हो। सॉल्यूट मतलब जो चीज़ें घोली जाती है, सॉल्वेंट मतलब जिसमें घोली जाती हैं। तो जितना से ज़्यादा सॉल्यूट, ये वाला चीज़, तुम इसमें मिला सकते हो एट अ गिवन टेम्परेचर। मैंने बताया 25 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, कुछ भी हो जाए।
किसी एक टेम्परेचर पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट तुम किसी सॉल्वेंट में मिला सकते हो, है ना? कि इसके बाद घुलना बंद हो जाएगा, इससे अभी तक खाली घोल सकते हो, उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अगर घुलना बंद नहीं हुआ तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है? तो ये हमारा क्लास 6 का न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 मेथड्स ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ, ये चैप्टर खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच, है ना? पीडीएफ आपको ईसीबी इन्फिनाइट के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? तो वहाँ पे मैं आपको पीडीएफ में दे दूँगा। अ, चैप्टर 9 तक हम लोग खत्म कर चुके हैं। आगे के जो भी चैप्टर्स हैं वो भी जल्दी-जल्दी मैं खत्म कर दूँगा आपके लिए, ओके? पढ़ाई करते रहिए, जो भी छोटे बच्चे हैं वो लगातार आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ओके? थैंक यू सो मच।